एक गांव में ऋषभ और उसकी पत्नी अर्चना रहा करते थे। वो बहुत गरीब थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक झोपड़ी और छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा था। वो इतने में ही बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। ऋषभ अपने खेत में खूब मेहनत करता और फसल उगाता और उसको बेचकर ही वो अपना खर्चा पानी चलाया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी अर्चना ऋषभ से बोलती है, सुनिए जी, आज घर पे राशन नहीं है। सारा राशन खत्म हो चुका है। अब खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। तुम जाओ कहीं से कोई पैसे लेके आओ और थोड़ा राशन ले आओ, ताकि आजकल का तो खाना चल ही जाए। फिर फसल बिक जाएगी, उसके बाद हम कर्जा भी लौटा देंगे उनका। ऋषभ बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। मैं कहीं से पैसे पकड़ के लाता हूँ, आजकल का खाना चल जाएगा। उसके बाद जब फसल बिक जाएगी तो उन्हें वापस कर देंगे। इतना बोलकर ऋषभ पैसे लेने चला जाता है। रास्ते में वो सोचता है कि उसे किससे पैसे लेने चाहिए। तभी उसे सेठ की याद आती है। वो बोलता है, मैं क्यों ना सेठ के पास जाऊं। परसों तक के लिए या फिर कल तक के लिए तो वो पैसे उधार दे ही देंगे। मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे पैसे ज़रूर उधार देंगे। फिर मैं अपनी फसल में से उन्हें पैसे लौटा दूंगा। ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है और सेठ के पास पहुँचता है। सेठ के पास पहुँचकर ऋषभ सेठ से बोलता है, सेठ जी क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे? हमारे घर राशन ख़त्म हो चुका है। कल परसों में मेरी फसल बिक जाएगी, उसके बाद मैं लौटा दूंगा तुम्हें पैसे। इस पर सेठ बोलता है, हाँ ऋषभ, मिल तो जाते, मगर मैं क्या करूं, अभी ही थोड़ी देर पहले ही रामू सारे पैसे ले गया। मेरे पास तो वही पैसे थे। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम्हें पैसे मिल भी जाते। अब तो मेरे पास नहीं हो पाएगा। ये सुनकर ऋषभ वहाँ से चला जाता है। ये सोचते हुए ऋषभ जंगल की तरफ जाने लगता है और वो सोचते सोचते जंगल के अंदर पहुँच जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी एक भैंस को लेकर आया है और वो वहाँ पर उसे छोड़ रहा है। वो भैंस देखने में काफ़ी कमज़ोर और बूढ़ी लग रही थी। ऋषभ उस आदमी से पूछता है, अरे भाई, इस भैंस को इस जंगल में क्यों छोड़ रहे हो? अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर और रही तो कोई ना कोई शिकारी इसका शिकार कर लेगा। अरे भाई, मैं इसीलिए तो इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ ताकि कोई शेर वेर आए और इसे खा जाए। अब ये किस काम की है मेरी? ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ना ही दूध दे रही है, सिर्फ खा ही खा रही है। अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं इसे बिठाल के खाली खिलाता ही रहूँ। इसीलिए सोच रहा हूँ यहीं पे छोड़ दूँ। किसी बेचारे शेर वेर का भला ही हो जाएगा, वही इसे खा जाएगा। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब तक ये तुम्हारे काम की थी तब तक तुमने इसे खूब पाला। जब तक ये दूध दे रही थी तुमने इसकी सेवा की, लेकिन अब जैसे ही इसने दूध बंद करा और ये कमज़ोर हुई, तुमने इसको छोड़ दिया। ये तो बहुत गलत बात है। जब तुमने इससे इतने पैसे कमाए हैं, क्या तुम इस बूढ़ी भैंस को कुछ दिन खिला भी नहीं सकते? अरे भाई, तुम्हें इतना लग रहा है, इतना ख्याल आ रहा है, तो तुम ही ले जाओ इस भैंसिया को। मैं क्या करूँगा इसका? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं खिलाऊंगा इसको। फिर वो उस भैंस को लेकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी अर्चना देखकर बोलती है, अरे ये भैंस किसकी है जी? ये कहाँ से लाए हो आप? ये तो बड़ी ही कमज़ोर और बहुत बूढ़ी लग रही है। अरे अर्चना, ये ना एक आदमी था, वो इसको जंगल में छोड़ रहा था क्योंकि अब ये कमज़ोर हो चुकी है और बूढ़ी भी हो चुकी है। दूध भी देना इसने कम कर दिया है, बस इसीलिए वो जंगल में छोड़ रहा था। बोल रहा था कि कोई जानवर उनवर आकर खा जाएगा इसको। मैं इसका क्या करूँगा, अब तो ये खा ही खा रही है, पैसे तो दे नहीं रही है। मैंने सोचा इसे अपने ही घर ले आता हूँ, हम ही लोग पाल लेंगे इसको। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, आपने ठीक करा। ये बेचारी उस जंगल में क्या करती? कोई ना कोई जानवर इसको खा ही जाता। हम पालेंगे इसको। और फिर अर्चना ने उस भैंस की बहुत देखभाल की। ऋषभ खेतों से घास निकाल कर लाया और अर्चना ने उसे खिलाया। उस दिन न उनके पास पैसे थे और ना ही उनके घर में नाश था, इसीलिए वो भूखे ही सो गए। अगले दिन अर्चना सुबह उठी और उठकर भैंस के पास गई। अरे सुनो, जल्दी आओ। सुन रहे हो? जल्दी इधर आओ, देखो ये क्या है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि अर्चना ऋषभ को आवाज़ लगाती है। ऋषभ वहाँ आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि भैंस के पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े थे। ये देखकर ऋषभ
अर्चना से बोलता है। अरे अर्चना, ये इतने सारे सिक्के कहाँ से आए भैंस के पास? इस पर अर्चना बोलती है। पता नहीं जी, ये कहाँ से आए। मैं आज सुबह इसके पास आई, मैंने देखा इसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हैं। तो ये अचानक कहाँ से आ सकते हैं? कौन डाल के जा सकता है इन्हें? ऐसे कैसे कोई सोने के सिक्के डाल सकता है, वो भी भैंस के पास? हाँ, ये भी है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सोने के सिक्के इस भैंस ने ही दिए हो? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भैंस सोने के सिक्के कैसे दे सकती है? हाँ, ये भी है। चलो देखते हैं। अगर कल फिर हमें सिक्के मिले तो हम समझ जाएंगे कि ये भैंस ही कर देती है। फिर वो उन सिक्कों को बेचकर अनाज खरीदते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। भैंस के पास बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि भैंस ही उन्हें सोने के सिक्के दे रही थी। धीरे धीरे वो बहुत अमीर होने लगते हैं। इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सब ये देखकर हैरान थे कि अचानक एक गरीब किसान इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो सकता है। सबको उस पर शक होने लगा था। ये बात उस भैंस वाले के कानों तक भी पहुंचती है और वो देखता है कि ये वही किसान था जिसने उससे भैंस ली थी। अरे, ये इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया? उस दिन तो ये भटका भटका फिर रहा था। कुछ तो गड़बड़ी है। जब से मेरी भैंस इसके घर गई है तब से ये तरक्की कर रहा है। कुछ तो बात है, मुझे इस पर नजर रखनी होगी। फिर वो ऋषभ पर नजर रखने लगता है और वो दिन रात उस पर हमेशा नजर रखता और उसकी भैंस पर भी नजर रखता। एक सुबह वो देखता है कि ऋषभ और उसकी पत्नी अर्चना उस भैंस के पास आते हैं और उसके पास से बहुत सारे सोने के सिक्के उठाकर लेके जा रहे होते हैं। ये देखकर वो आदमी समझ जाता है कि उसकी भैंस सोने के सिक्के देने लगी थी। ये देखकर वो बोलता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? एक भैंस सोने के सिक्के कैसे दे सकती है? ये तो मेरी भैंस है ना, अब मैं इसे वापस लेके जाऊंगा। और वो थोड़ी देर बाद उस ऋषभ के पास आता है और बोलता है, अरे भाई, मुझे मेरी भैंस वापस चाहिए। तुम मुझे ये भैंस वापस कर दो। इस पर ऋषभ बोलता है, अरे नहीं, तुमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसे कैसे वापस कर दूं? ये मेरी भैंस है और मैं इसे वापस ले जाने आया हूँ। तुमने इसे मुझसे खरीदा नहीं है जो तुम इसे अपने पास रख लो। तुम मुझसे फ्री में लाए थे और मैं अब अपनी अमानत वापस लेना चाहता हूँ। मुझे मेरी भैंस दो। अरे नहीं, मैं तुम्हें ये भैंस नहीं दे सकता। तुमने फिर से इसे मरने के लिए छोड़ दिया तो? नहीं, मैं इसकी बहुत देख रेख करूंगा और मैं इस भैंस को वापस लेके जाकर ही रहूंगा। अगर तुम ऐसे नहीं दोगे तो मैं ये बात पंचायत में लेके जाऊंगा। और फिर पंचायत में बात जाती है। सरपंच ऋषभ से कहता है, क्या बात है भाई, तुम इसकी भैंस क्यों वापस नहीं कर रहे हो? इसकी भैंस है तो इसे वापस करो। इस पर ऋषभ बोलता है, अरे नहीं सरपंच जी, मैं इस भैंस को इसे नहीं दे सकता। इसने उस दिन इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये उस जंगल में इसको छोड़कर आ रहा था और बोल रहा था यह बूढ़ी हो चुकी है और दूध भी नहीं दे रही है, इसीलिए मैं इसे जंगल में छोड़ रहा हूँ। कोई शेर आएगा और इसे खा जाएगा। फिर मैंने इससे ये भैंस को लिया और अपने घर ले आया। अब मैं इसे ये भैंस कैसे लौटा सकता हूँ? फिर वो आदमी बोलता है, लेकिन ये भैंस तो मेरी ही है ना। उस दिन मैं पागल हो गया था जो इसे छोड़ने गया था। अब मैं अपनी अमानत वापस चाहता हूँ सरपंच जी, मेरी अमानत मुझे वापस चाहिए। दोनों की बातें सुनकर सरपंच बोलते हैं, ये भैंस ऋषभ के पास ही रहेगी क्योंकि तुमने इस भैंस को मरने के लिए छोड़ा था, इसलिए अब ये तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्या पता तुम फिर इसे मरने के लिए छोड़ दो, इसीलिए ये भैंस ऋषभ के पास ही रहेगी। और अगर तुम इससे पैसे चाहते हो तो ऋषभ वो देने के लिए तैयार है। और फिर सरपंच जी उस आदमी को ऋषभ से 50,000 दिलवा देते हैं और वो भैंस ऋषभ के पास ही रहती है। उस भैंस की मदद से ऋषभ बहुत तरक्की करता है और बहुत अमीर होता है और वह गरीबों की भी बहुत मदद किया करता था। 100 साल पहले एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। वहाँ एक बूढ़ी औरत अपने पोते के साथ रहती थी। उसका बेटा और बहू पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसके पोते का नाम रोहन था। वो बूढ़ी औरत दिन भर लकड़ियाँ बीनकर अपने घर का खर्चा चलाया करती थी और उसका पोता पूरा दिन घर रहता था। एक दिन उसका पोता सोचता है, अरे यार, मेरी दादी इतनी मेहनत करती हैं, मुझे खिलाने के लिए पूरा दिन धूप में लकड़ियाँ बीनती हैं।
अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह बूढ़ी औरत जब शाम को घर आती है तो रोहन अपनी दादी से बोलता है। दादी, मुझसे ये तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। तुम काफी बूढ़ी हो चुकी हो अब तुम आराम करो। अब मैं काम क्या करूँगा? कल से मैं काम देखने जाऊँगा। दादी बोलती हैं। अरे नहीं बेटा, तुम अभी काम पे मत जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो जाना। फिर अगले दिन रोहन काम की तलाश में निकल जाता है और एक सेठ के पास जाकर बोलता है। सेठ जी, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप मुझे नौकरी दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे यार, हमारे यहाँ तो सब आदमी पूरे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, कहीं और जाकर देख लो। फिर रोहन वहाँ से आ जाता है और एक दूसरे आदमी के पास जाता है, लेकिन वो भी मना कर देता है। ऐसे काफ़ी आदमियों के पास जाता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। काफ़ी दिन तक वह ऐसे ही काम की तलाश में घूमता रहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता है। फिर एक दिन वह एक सेठ के यहाँ पहुँच जाता है और बोलता है। सेठ जी, मैं बड़ा ही परेशान हूँ। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरी दादी की तबीयत खराब चल रही है। वह लकड़ी बीन कर मेरा खर्चा चलाती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया करके मुझे नौकरी दे दो सेठ जी। यार, मेरे पास तो आदमी पूरे हैं, मैं तुम्हें कैसे काम पे रख लूँ? और तुम्हारी मजबूरी देखते हुए सोचता हूँ कि तुम्हें काम पे रख लूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम इस टाइम ज़्यादा परेशान हो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। ऐसा करना, तुम कल से काम पे आ जाना। लो, कुछ पैसे ये एडवांस रख लो। फिर रोहन वहाँ से अपने घर आ जाता है और आकर दादी को सारी बात बताता है। दादी, मुझे नौकरी मिल गई। वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे नौकरी दे दी और ये कुछ पैसे भी दिए हैं एडवांस। यह देखकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है। वह दोनों फिर से एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। मदन एक ढाबा चलाता था। उसकी पत्नी साक्षी भी उस ढाबे में काम किया करती थी। वो दोनों मिलकर ही अपने ढाबे को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे थे और उनकी खाने का स्वाद देखकर उनके ढाबे पर लंबी लाइन लगी रहती थी। उनका ढाबा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई थीं और उस ढाबे में गर्मी बहुत लगने लगी थी। इसीलिए लोग दूसरे ढाबों में जाने लगे जिनमें एसी लगी हुई थी। मदन के ढाबे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और उसके ढाबे में एसी नहीं थी। मदन अपनी पत्नी से कहता है, अरे साक्षी, ये क्या हो रहा है? अब तो अपने ढाबे पर कोई आ ही नहीं रहा है। जब से ये गर्मी शुरू हुई है तब से तो हमारा ढाबे का काम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। सब एसी वाले ढाबे में जा रहे हैं। अपने ढाबे में गर्मी लग रही है, इसीलिए कोई इधर नहीं आ रहा है। हाँ, यही कारण है। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एसी लगा सकें। तो मुझे लगता है कि अब हम इस ढाबे को बंद ही कर देते हैं, क्योंकि जितने पैसे आते हैं उतने से हम खाना बना लेते हैं, लेकिन वो सारा खाना बिकता भी नहीं है, सब खराब जा रहा है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। अब हमें इस ढाबे को बंद कर देना चाहिए। और वो दोनों सोच लेते हैं कि अगले दिन से वो इस ढाबे को नहीं खोलेंगे और इस ढाबे को ताला लगा देंगे। रात के 10 बज रहे होते हैं। राघव का ढाबा भी खुला था और मदन का ढाबा भी खुला था। राघव के ढाबे में बहुत भीड़ थी क्योंकि उसके ढाबे में एसी लगी हुई थी। तभी एक आदमी राघव के ढाबे पर आकर उससे बोलता है, भाई भाई, मेरी मदद करो। मुझे कुछ गुंडों ने लूट लिया है, मेरा सारा सामान भी ले लिया है और मुझे बहुत मारा है। मुझे बहुत तेज चक्कर भी आ रहे हैं, खून भी बहुत बह रहा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर राघव बोलता है, अरे तुमने क्या ये कोई अस्पताल समझ रखा है? जो तुम्हारी चोट लगेगी तो हम ठीक करेंगे? हैं? ये ढाबा है ढाबा, और मेरे ढाबे में बहुत भीड़ है। इस टाइम पे तुम्हारा आना ठीक नहीं है। क्या पता तुम कोई चोर उचक्के हो और मेरा सब कुछ चुरा के भाग जाओ। चलो भागो यहाँ से। इतना बोलकर राघव उसे भगा देता है। ये सब सामने से साक्षी और मदन देख रहे होते हैं। साक्षी और मदन बिरजू को अपने ढाबे की तरफ बुलाते हैं और कहते हैं, अरे तुम टेंशन मत लो भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चलो आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारी पहले पट्टी कर देता हूँ, फिर तुम कुछ खा लेना। और वो उसकी बहुत देखभाल करते हैं। मदन पहले बिरजू की पट्टी करता है और फिर साक्षी खाना लगा देती है
और वो उन्हें खाना खिलाते हैं। जब बिरजू थोड़ा ठीक महसूस करने लगता है वो उनसे कहता है, शुक्रिया भाई, तुमने मेरी मदद की, नहीं तो मैं सामने वाले ढाबे में गया था, उसने तो मुझे भगा ही दिया था। मेरे पास बहुत दौलत है, मैं सोच रहा था अगर वो मेरी मदद कर देगा तो मैं कल को ही उसे थोड़े पैसे दे दूंगा, लेकिन उसने तो मेरी बेइज्जती करके मुझे वहाँ से भगा दिया। लेकिन तुम बहुत दयालु दिखते हो। मदन बोलता है, कोई बात नहीं भाई, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। तो ये तुम्हारा ढाबा है? हाँ है तो हमारा ही ढाबा, लेकिन आज ये हमारा आखिरी दिन था, कल से हम इस ढाबे को नहीं खोलेंगे। अरे क्यों क्यों नहीं खोलोगे? इस टाइम पर गर्मियाँ चल रही हैं और हमारे ढाबे की तरफ कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ढाबे में एसी नहीं है ना, सबको बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए इस तरफ कोई नहीं आता और सारा खाना भी हमारा ख़राब जा रहा है। अब हम सोच रहे हैं इसको बंद करके कुछ और काम कर लेते हैं। बिरजू उनसे बोलता है, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुमने मेरी मदद की है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने का काम मेरा है। और फिर अगले दिन को ही वो वहाँ पर एसी लगवा देता है और उस ढाबे को पूरा रिपेयर करवा देता है। अब वो ढाबा बहुत अच्छा दिखने लगता है और सभी लोग वापस मदन के ढाबे में आने लगते हैं। उसके ढाबे में बहुत सारी एसियाँ थीं जिससे अब किसी को भी गर्मी नहीं लग रही थी। ये कहानी एक बूढ़े किसान रमेश की है। रमेश एक मेहनती आदमी था, वो अपनी खेतों में खूब मेहनत करता और फसलों को उगाया करता। रमेश के 2 लड़के थे, करण और सत्या। वो दोनों कुछ काम नहीं करते थे। करण और सत्या बहुत आलसी थे, वो अपने बाबा की कभी मदद नहीं करते थे, ना ही वो खेती में कुछ काम किया करते थे, ना ही वैसे कुछ काम किया करते थे, वो सिर्फ खाली घूमा करते थे। रमेश इस बात से बहुत परेशान था, वो चाहता था कि दोनों लड़के उसकी खेती में सहायता करें, लेकिन वो दोनों उसकी कभी सहायता नहीं करते थे। एक दिन रमेश की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, अरे सावित्री, अब क्या होगा, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, अब घर का खर्चा पानी भी कैसे चलेगा, मैं अब खेत पर नहीं जा सकता और करण और सत्या तो जाएंगे ही नहीं, उन्हें कैसे न कैसे तो भेजना ही पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा सावित्री। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, अब आप बहुत बूढ़े हो चुके हो और आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब है, अब आप तो नहीं जा पाओगे, उनको कैसे न कैसे करके समझाना होगा। तभी रमेश को एक आइडिया आता है और वो फसल के बीज को लेता है और उन पर सुनहरा रंग कर देता है। फिर अपने लड़कों को बुलाकर बोलता है, देखो बच्चों, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी इतनी उम्र नहीं कि मैं खेत पर जा सकूँ और अब मेरी ऐसी हालत भी नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सोने के बीज हैं इनकी फसल में कैसे उगा पाऊँगा। अब सोने के बीज सुनकर उसका लड़का करण बोलता है, क्या पापा, सोने के बीज? ये कैसे बीज हैं और इनसे फसल कैसे उगेगी? अरे बेटा, ये सोने के बीज हैं और इनसे जब हम फसल उगाएंगे वो भी सोने की ही उगेगी, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं तो इस फसल को उगा नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ इन बीजों को वापस ही कर देता हूँ, अब तो हम अमीर नहीं हो सकते क्योंकि मेरी अब इतनी हालत नहीं रही है और तुम तो उगाओगे ही नहीं। इस पर उसके दोनों लड़के बोलते हैं, अरे पापा, आपसे किसने कहा कि हम फसल नहीं उगाएंगे? हम उगाएंगे फसल, हम इन सोनों के बीजों को उगाएंगे और फिर बहुत अमीर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आराम से अपनी पार्टी करेंगे। और इस तरह रमेश का प्लान काम कर जाता है। उस दिन से वो दोनों लड़के खेतों में बहुत मेहनत किया करते और उन्होंने मेहनत से फसल भी उगाई। जब फसल बड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि फसल तो सोने की नहीं थी, तब वो अपने बाबा से बोलते हैं, अरे बाबा, आपने तो कहा था ये सोने की फसल होगी, लेकिन ये तो सोने की फसल ही नहीं होगी। हाँ बाबा, ये तो सोने की फसल ही नहीं है, ये तो जैसी फसल होती है वैसी ही फसल है। इस पर रमेश बोलता है, अरे बच्चों, तुम जरा इसे ध्यान से देखो, क्या ये सोने से कम है?
तुमने कितनी मेहनत की है इसमें, अब जब इसे बेचकर तुम पैसे लोगे तो वो क्या सोने से कम होंगे। और फिर वो दोनों लड़के उस फसल को ध्यान से देखते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि यही असली सोने की फसल है और यही असली सोना है। मेहनत करना ही एक असली सोना होता है। उस दिन से वो दोनों बहुत मेहनत करते हैं और खेत में अपने बाबा का हाथ बटाते हैं और फसल उगाते हैं।